अब हम बात करते हैं उत्प्लवन बल की। इसे समझने के लिए हमें कुछ क्रियाकलाप हैं वो करने होंगे जो कि बहुत ही आसान है और वो इस टॉपिक को बहुत आसान कर देते हैं। अब क्रियाकलाप क्या है, अब इससे हम क्या जानेंगे वो देखते हैं कि किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को पानी में डालें तो उस द्रव का कितना आयतन विस्थापित होगा। तो इसको जानने के लिए एक क्रियाकलाप है हमारे पास, वो है कि कांच का एक, ये देखिए कांच का एक आयताकार गुटका लें। एक आयताकार गुटका, हम जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है ना जिस पे नंबर लिखे होते हैं, तो उस प्रकार का गुटका हम कांच का लें और इसका आयतन ज्ञात कर लें। तो आयतन तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसको गुणा कर लेंगे तो हमारा आयतन निकल आएगा। तो हम पहले से आयतन उस गुटके का नाप लेंगे और पानी का, ये देखिए ये पूरा एक टब ले लेते हैं जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसको एक बर्तन में रख लेते हैं ऐसे, ताकि जो भी पानी अगर नीचे गिरेगा तो वो हमारा वेस्ट ना, मतलब हमें यहाँ पर मिल जाए, हम उसको नाप सकें। तो कांच के गुटके को इसमें पूर्णतः डुबाकर, यानी इसमें डालेंगे तो वो डूब जाएगा। तो गुटके द्वारा विस्थापित जल उसको यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। ये जल जो यहाँ से गिरा, जैसे हमने ये ग्लास का ये गुटका डाला तो क्या होगा कि पानी इसमें से गिरेगा और वो हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम विस्थापित जल कहते हैं। तो विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करें। जब हम इसको नापेंगे तो हम ये देखेंगे कि कांच के गुटके का आयतन और इसके गुटके द्वारा विस्थापित जो जल यहाँ पर विस्थापित हुआ वो दोनों बराबर थे, ठीक है बच्चों। एक और क्रियाकलाप है हमारे पास जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम बाहर उसका भार नापते हैं और उसी वस्तु को हम पानी में अगर उसके भार को देखते हैं तो उसके भार में अंतर आता है या नहीं। तो एक ईंट आप ले लीजिए, हाथ में एक ईंट लीजिए, और ये बहुत आसान है, इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक ईंट ले लें और उसके बाद फिर उसका भार आप अंदाज कर लें और उसके बाद उसको बाल्टी, भरी हुई पानी की बाल्टी में भी उस ईंट को डालें, तो आपको महसूस होगा कि उसका जो भार है, वो जो वज़न आपको बाहर लग रहा था ईंट में, वो उसका वज़न कम लग रहा है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है। तो क्या होता है बच्चों, ये ईंट हल्की मालूम पड़ने लगती है क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। यानी कि सपोज ये एक ईंट है तो इसका ये वेट नीचे की तरफ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो इसके ऊपर की ओर लग रही है जिसके कारण इसके भार में कमी महसूस होने लगती है। और वो जो ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है, इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत में, यानी वस्तु का भार तो नीचे की तरफ होता है, उसका वेट नीचे की तरफ होगा, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में होता है। किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसके पीछे उत्प्लावन बल है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु जो हम बाहर उसको देख रहे हैं और उसी को ही द्रव के अंदर देखते हैं तो हमें वो हल्की महसूस होने लगती है। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पहले इस क्रियाकलाप को जानते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये बैलेंस जैसे सिलेंडर को नापने के लिए भी हमने घर में देखा है कि हमारे पास घर में बैलेंस होता है, तो इसी प्रकार का ये एक स्प्रिंग तुला या स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। और इसके नीचे हमने एक लोहे के, यहाँ पर हुक होता है यहाँ पर बच्चों, और उसमें हमने एक बेलन को लटका दिया। इसको हमने, इसका जो वेट है, इस वेट को हमने वायु में नोट कर लिया। यहाँ पर रीडिंग आ गई कि इसका कितना भार है इस बेलन का। अब यहाँ पर एक हमने बर्तन लिया जिसमें एक साइड में क्या है, टोटी के मुंह पर एक वो है, क्या कहते हैं, टोटीदार बर्तन है ये यहाँ पर,
और इसको हम पूरा जहाँ पर टोटी है वहाँ तक इसको पूरा भर लेते हैं पानी से। ये देखिए यहाँ तक हमने भर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस बेलन को हम पानी में धीरे, और यहाँ साइड में एक बर्तन हमने और रख लिया है। ये बर्तन क्यों रखा है, क्योंकि जो भी पानी इसमें से बाहर आएगा वो हम यहाँ पर इकट्ठा कर सकें और हम उसको बाद में नाप कर देख सकें। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस बेलन को धीरे धीरे पानी में डुबोएंगे तो यहाँ से इस टोटी से कुछ पानी इस बर्तन में आकर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसा कि हमने जाना था कि जो इस बेलन का वज़न है वो अब कम दिखाई देने लगा, क्योंकि द्रव में जो है वो वेट थोड़ा कम हो जाता है। तो लोहे का बेलन पानी में डुबोते जाने पर पानी निकलकर इस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है और बेलन को धीरे धीरे नीचे करते हुए पानी में पूरी तरह से हम डुबो देते हैं। इस अवस्था में इन दोनों तुलाओं के पाठ्यांकों, यानी यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग हमने दोनों नोट कर ली। बेलन के वायु में लटकी अवस्था के पाठ्यांक यानी रीडिंग में बेलन के जल में पूर्णतः डूबी अवस्था का पाठ्यांक घटा दें। तो बेलन के भार में यह कमी किसके कारण होगी, अभी हमने बात की थी उत्प्लावन बल के कारण। तो इसको सबसे पहले आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको ढूंढा था, तो इसीलिए इसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस जो भी हमने ये क्रिया की, क्रियाकलाप, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसको आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने सबसे पहले ज्ञात किया था, इसीलिए इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। उसके बाद आप ये देखिए कि एक धातु का टुकड़ा है और एक ये कटोरी है, तो दोनों एक ही वजन के हैं, परंतु यदि हम एक पानी से भरे हुए बर्तन में इसको इन दोनों चीज़ों को बारी बारी करके डालेंगे तो देखेंगे कि धातु का टुकड़ा उसमें डूब जाएगा परंतु कटोरी तैरेगी। तो इसके पीछे क्या है, इसके कारण इसका ये है, मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है और कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण, यानी कटोरी में उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है इसलिए वो तैरती रहती है, और इसी के कारण हमने ये जाना कि आकृति दोनों का भार एक ही है परंतु विभिन्न आकृति होने के कारण धातु का टुकड़ा उसमें डूब जाता है और कटोरी तैरती रहती है। एक क्रियाकलाप और है, ये देखिए एक पानी से भरा हुआ हमारे पास बर्तन है और इसमें पानी में वस्तुएं, हम ये जानेंगे इस क्रियाकलाप के द्वारा कि पानी में कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो यदि किसी वस्तु का हवा में भार, अब एक ये जो हमने लिया है ये वस्तु, इसका जो हवा में भार है उसे हम W मानते हैं, और वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो W1 है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्थिति हैं, तो अलग अलग स्थिति में क्या क्या होगा आइए इसको जानते हैं। जब W1 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है, देखिए पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी, यहाँ पर ये वाली स्थिति है। जब W यानी कि जो उसका भार था वो W1 से ज़्यादा है तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरी स्थिति देखिए कि W बराबर W1 है, यानी दोनों बराबर हैं। दोनों की ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, यानी कि ये वाली सिचुएशन। यहाँ पर क्या है कि W1 के बराबर है। तीसरी स्थिति है कि W कम है किससे, W1 से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा। जैसे ये वाली स्थिति देखिए, ये पूरी तैर रही है लेकिन इसका कुछ अंश जो है वो पानी में डूबा हुआ है और बाकी शेष भाग पानी के ऊपर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है
कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। यानी कि बराबर होगा ये वाली सिचुएशन या उससे कम, तो वस्तु तैरती रहेगी। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है और इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे, हमने कहा था कि जैसे हमने द्रव ठोस का दाब, ठोस वस्तु पर दाब के क्या क्या प्रभाव हुए, तो अब हम बात करते हैं कि द्रव का दाब, द्रव पर क्या दाब का प्रभाव होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर भी कई सारे, इस पार्ट में बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो कि बहुत आसानी से आप घर में कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर एक कांच की नली लेनी है, आप इसकी जगह एक बोतल ले सकते हैं जिसका नीचे का जो पैंदा है उसको आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर आप उस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, इस वाली क्रियाकलाप में कि एक कांच की नली लीजिए, नली के एक सिरे पर गुब्बारा, यहाँ धागे से हम गुब्बारे को बांध देते हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं, जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो गुब्बारा फूल जाता है। तो पानी की मात्रा बढ़ने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूल जाता है। यानी कि पानी पहले कम है तो गुब्बारा कम फूला है, और पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो गुब्बारा और ज़्यादा फूल जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेंदी में, यानी कि नीचे के हिस्से में द्रव दाब डालता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि द्रव बर्तन की पेंदी में दाब डालता है। अब दूसरा क्रियाकलाप ये किसके लिए है कि क्या द्रव क्षैतिज दिशा में, यानी कि साइड्स में भी दाब डालता है क्या। ये यहाँ पर तो हमने जाना कि वह पेंदी में दाब डालता है। तो यहाँ पर क्या, एक हमने बॉटल ली, बॉटल में हमने साइड से एक छेद करके एक छोटा सा पाइप लगाया और फिर उसमें एक धागे के द्वारा इस गुब्बारे को बांध दिया। जैसे ही हम इसमें पानी भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर पेंदी में द्रव जो है दाब डाल रहा था, उसी प्रकार से द्रव बर्तन की दीवार पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है, यानी साइड्स में भी वो दाब डालता है। अब हम बात करते हैं कि क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक बोतल है, यहाँ इस बोतल में हमने एक ही ऊंचाई पर कई सारे छेद कर दिए। अब इसमें जब हमने पानी भरा तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, हर छेद से बराबर जो है पानी बाहर निकल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। और उसके बाद ये आखिरी क्रियाकलाप है इस भाग का, उसमें क्या है कि हमने ये आप दो बर्तन या दो बॉटल्स कुछ भी ले सकते हैं और उसकी साइड में पाइप लगा के आप यहाँ पर गुब्बारे बांध सकते हैं। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो गुब्बारे फूलने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना पानी है तो गुब्बारा कम फूला, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, द्रव ज़्यादा है तो गुब्बारा ज़्यादा फूला। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष कि द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यानी देखिए यहाँ पर गहराई बढ़ी तो इसका जो द्रव का दाब था वह भी बढ़ा। द्रव का दाब हम P से डिनोट करते हैं, द्रव के दाब को P से डिनोट करते हैं, द्रव स्तंभ की ऊंचाई को H से करते हैं और द्रव के घनत्व को D से, और गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं G होता है। तो P यानी कि द्रव का दाब होता है HdG, P = HdG ये होता है।